जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 14 दिसंबर 2024 को लोकसभा में मोदी सरकार 2 बिलों को पेश करती है। इनमें से एक बिल में देश के अंदर लोकसभा और सभी विधानसभाओं दोनों में एक साथ चुनाव करने की बात कही जाती है। दूसरे बिल में कहा गया कि 8 यूटी स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी में एक साथ चुनाव कराए जाए। इसको आप 129th अमेंडमेंट के रूप में याद रख सकते हैं। अब इससे पहले भी भारत में आजादी के कई सालों बाद तक एक साथ चुनाव होते रहे हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को वापस लाना चाहती है, लेकिन इस बिल के पेश होने के बाद से ओपोजिशन लगातार इसका विरोध कर रहा है। वहीं समर्थकों का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से हजारों करोड़ों रुपए की बचत होगी और शासन में सुधार होगा, लेकिन ओपोजिशन का तर्क है कि इससे जवाबदेही कम होगी और फेडरलिज्म कमजोर होगा। अब ये सब सुनने के बाद काफी कंफ्यूजन पैदा होता है और ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारत को वन नेशन और वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट की जरूरत है? इस बिल के आने से देश के सिटीजन को क्या फायदा मिलेगा, या इस बिल के पीछे पॉलिटिकल पार्टी का कोई खास मकसद छुपा हुआ है? इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही राम कोविंद समिति के उस रिपोर्ट का भी एनालिसिस करेंगे जिसके बेस पर इन 2 बिलों को बनाया गया है और गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दावों पर क्रिटिकल नजर डाले गए। 69 MPs voting in favor of one nation one election bill. This is completely against federalism and the Constitution of India. This bill will finish off regional parties. It is not an election reform. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए वापस आते हैं इसी टॉपिक पे। भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि हाल ही के सालों में इसको लेकर भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। अगर हम कुछ साल पीछे मुड़कर देखें तो भारत में आजादी के बाद शुरुआती सालों में लोकसभा और राज्यों का चुनाव एक साथ होना एक आम बात थी। अब 1952 से पहले हुए साइमल्टेनियस इलेक्शंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के चुनाव भी एक साथ हुए थे। ये कॉन्सेप्ट ईयर 1967 तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वंश की ये साइकिल टूट गई और भारत में एक साथ चुनाव कराने से दूरी बना ली। अब इस साइकिल के टूटने के पीछे के कारण को आप इन 3 एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहला, 1959 में केरल में धार्मिक और राजनीतिक समूहों ने वहां उस समय की कम्युनिस्ट सरकार का काफी विरोध किया। उस विरोध में कई बार आंदोलन काफी तीव्र भी हुआ, जिसके बाद वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अब दूसरा, 1968 में हरियाणा सरकार में काफी विधायक पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले गए, जिस वजह से वहां की सरकार को फेस डिफेक्शन का सामना करना पड़ा, जिस कारण विधानसभा को भंग करना पड़ा और नए चुनाव कराए गए, जिसके बाद हरियाणा को सेपरेट इलेक्शन शेड्यूल में रखा गया। और तीसरा सबसे बड़ा चेंजमेंट ईयर 1971 में देखने को मिला, जब भारत की पीएम इंदिरा गांधी ने समय से पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। ऐसा उन्होंने कांग्रेस में अपनी सिचुएशन को मजबूत करने के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। बस इस फैसले ने नेशनल और स्टेट इलेक्शंस के अलाइनमेंट को डिसरप्टेड कर दिया। ऐसे कई पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से राज्यों के चुनाव की टाइमिंग अलग अलग हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया सबसे पहले ईयर 1983 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पेश किया था। इसे उस वक्त बार बार होने वाले इलेक्शन की वजह से देश में पैदा हो रहे डिस्ट्रप्शंस और फाइनेंशियल बर्डन के सॉल्यूशन के रूप में सुझाया गया था। अब इसके बाद 1990 में कोalition पॉलिटिक्स और मिड टर्म इलेक्शन की वजह से ये आइडिया फिर से उभर कर सामने आया, लेकिन उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे सपोर्ट नहीं किया। फिर 1999 में वाजपेयी सरकार ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब ईयर 2010 में खुद चुनाव आयोग ने इस तरह के सिमिलर आइडिया को इको किया और इलेक्शन रिलेटेड कॉस्ट और पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस को कम करने के तरीके के रूप में वंश की वकालत की। लेकिन इसमें असली ट्विस्ट आया ईयर 2016 में, जब खुद पीएम मोदी ने इस प्रपोजल को लोकसभा में रिवाइव किया। इसके बाद ईयर 2017 में लॉ कमीशन ने इस प्रपोजल को लेके फॉर्मल स्टडी शुरू कर दी। फिर 2 सितंबर
2023 में मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में वंश की फिजिबिलिटी की जानने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में एक समिति का गठन किया। अब 14 मार्च 2024 को रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। समिति ने वंश कॉन्सेप्ट को लेकर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा, तो वो ऐसे है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद समिति ने बताया कि बार बार चुनाव होने की वजह से देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लंबे समय तक लागू रहती है, जिससे पॉलिसी डिसीजंस रुक जाते हैं और गवर्नेंस की रफ्तार धीमी हो सकती है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि अगर देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं तो इससे बचा जा सकता है, जिससे सरकार का कामकाज बड़े आसानी से चल सकता है। अब इसको लेके कोविंद समिति के सदस्य हरीश साल्वे ने इंडिया टुडे ग्रुप को दिए इंटरव्यू में इस विषय पर कुछ दिलचस्प बातें भी कही हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव होने की वजह से केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में जाना पड़ता है, जिससे सरकार का काम प्रभावित होता है। लेकिन ये इस तरह जरूरी नहीं है कि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल को हर राज्य, नगर पालिका या पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने की नीड नहीं है। ये एक डिसरप्शन ऑफ चॉइस है। चुनाव प्रणाली के अंदर ये किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद में चल रही नीतियां या कार्यक्रमों को नहीं रोकती है, ये केवल न्यू प्रोग्राम्स पर रिस्ट्रिक्ट लगाती है और ये रूल केवल उन राज्यों पर लागू होता है जहां चुनाव होने जा रहे हों। इसके बाद आता है फाइनेंशियल बर्डन का इशू। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने से मनी को सेव किया जा सकता है। इसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, जीडीपी इंक्रीज हो सकता है, इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है। वैसे ये पेपर में तो पैसे बचाने का एक बढ़िया तरीका समझ में आता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। एक साथ इलेक्शन कराने से हमें ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत होगी और इसके मैन्युफैक्चरिंग में अप्रॉक्स 4500 करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन इस पर कहा गया है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कमी आएगी। अब इसको एक प्रोस्पेक्टिव में रखकर देखते हैं तो भारत में ईयर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव संबंधी पूरा खर्च लगभग 16,255 करोड़ रुपए आया था, जो पर ईयर 3,251 करोड़ होता है। लेकिन जब हम इसकी तुलना केंद्र सरकार के कुल व्यय से करते हैं तो ये सिर्फ 0.09% है। इसको लेकर कोविंद समिति का दावा है कि एक साथ चुनाव कराने से जीडीपी में 1% की वृद्धि हो सकती है। वहीं ऑपोजिशन का कहना है कि इन दावों के सपोर्ट में किसी तरह का साइंटिफिक एविडेंस नहीं पेश किए गए हैं। अब इसके बाद अगले पॉइंट में माइग्रेंट वर्कर्स की बात की गई है, जिसमें बताया गया कि हर चुनाव में माइग्रेंट वर्कर्स को वोट डालने के लिए यात्रा करने की नीड होती है। एक साथ चुनाव कराने से ये बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन इस इशू का एक साथ चुनाव कराने के अलावा अन्य तरीके से भी हल किया जा सकता है। इसके लिए सरकार पोस्टल बैलेट्स या उसी तरीके के किसी सिस्टम का यूज कर सकती है। समिति ने अगले पॉइंट में कहा कि एक साथ चुनाव कराने से पोलिंग स्टेशंस और ऑफिशियल्स जैसी रिसोर्सेज पर दबाव कम हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट के लिए ज्यादा रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। लेकिन इससे कई चैलेंजेस भी पैदा हो सकते हैं, जैसे ज्यादा ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी की नीड होगी। नेशनल और स्टेट दोनों चुनाव के प्रबंध में कॉम्प्लेक्सिटी रियलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा दबाव डाल सकती है और ज्यादा कंफ्यूजन और काओस पैदा हो सकती है। समिति ने एक पॉइंट में बताया कि एक साथ चुनाव कराने से मतदान का जुड़ाव बढ़ता है। कम चुनाव का मतलब है कम मतदान, थकान, जिसके परिणाम स्वरूप मतदान ज्यादा होता है और ओवरऑल पार्टिसिपेशन बेहतर हो सकता है। इसको समझने के लिए आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2024 में आंध्र प्रदेश के चुनाव लोकसभा इलेक्शन के साथ हुए थे, जिसमें कुल मतदान 74.41% था, जो रिलेटिवली अधिक है। लेकिन वहीं अगर 2021 में हुए केरल विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां 74% के बराबर मतदान हुआ था। फिर उस समय हुए तमिलनाडु चुनाव में 72.8% मतदान रहा और 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी 73.5% और कर्नाटका में वोटिंग परसेंटेज 73.19% रहा। इसे देखने के बाद पता चलता है कि वोटर पार्टिसिपेशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन चुनाव केवल ये सब नहीं है। चुनाव सरकार के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स पर चुनाव के दौरान मिलने वाली प्रतिक्रिया के बेस पर ही नीतियों को आकार दिया जाता है और उनमें चेंज किया जाता है।
अब इसका एग्जाम्पल हमें ईयर 2021 में देखने को मिला था, जब सरकार ने यूपी में चुनाव से पहले किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए तीनों नए कानूनों को वापस ले लिया था। कई रीजनल पार्टी का कहना था कि ये कॉन्सेप्ट उनको खत्म करने के लिए लाया गया है। इसको समझने के लिए हमें वोटिंग को देखना पड़ेगा। अब 1951 से 52 चुनाव में नेशनल पार्टी को कुल वोट का 76% हिस्सा मिला था, वहीं 2019 में ये गिरकर 68.7% हो गया। इस बीच रीजनल पार्टियों का वोट शेयर 8% से बढ़कर 23% हो गया है। मौजूदा विधायक के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध शॉर्टनिंग टर्म ऑफ स्टेट असेंबलीज है। इस बिल में विधानसभा चुनावों को लोकसभा के साथ सिंक का विचार है। बेसिकली गवर्नमेंट का प्लान 2029 में रीसेट बटन दबाने का है। इसका मतलब है 2029 के बाद जिन भी स्टेट में इलेक्शन होंगे वहां असेंबली टेन्योर को छोटा कर दिया जाएगा, जो 2034 में समाप्त होगा, ताकि 2034 में एक साथ चुनाव हो सके। जिन स्टेट के असेंबली के टेन्योर को छोटा किया जा रहा है उन्हें इस मामले में कुछ कहने का अधिकार भी नहीं होगा। वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर आपका क्या सजेशन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।